हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज है, तो आपको सारे चैप्टर्स के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। और इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, रिटर्न इन वर्ड्स अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम। यानी कि अगर जो रिटर्न इन वर्ड है वो ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है तो वो कहाँ से डिडक्ट किया जाएगा? परचेज, सेल्स रिटर्न इन वर्ड या फिर क्लोजिंग स्टॉक, बताइए। देखिए यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड यानी कि रिटर्न वापस आया। रिटर्न वापस कहाँ से आएगा? जो आपने माल बेचा होगा वहीं से आपको आएगा। ठीक है, और अब परचेस में क्या होता है, आप वापस करते हैं, आपके पास आता नहीं है, तो यहाँ पर जो डिडक्ट किया जाएगा वो हमारा सेल्स से किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट आते हैं। देखिए क्वेश्चन, वेजेस एंड सैलरीज अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन। जो वेजेस एंड सैलरी ट्रायल बैलेंस में दिखाई जाती है ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट या फिर ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बताइए। ट्रायल बैलेंस में हमारी वेजेस एंड सैलरी दिखाई गई है। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वेजेस एंड सैलरी दी हुई है, इसको आप अच्छे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। अगर सैलरी और वेजेस दिए होते तो आपको पता है सैलरी तो हमारा बात का काम होता है, तो ये हमारा जाता P&L अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे पहले वेजेस दी हुई है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये भी बहुत सिंपल है सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेट इनवर्ड अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन। अब फ्रेट इनवर्ड है वो दिखाई गई है ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो कहाँ शो की जाएगी? ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट या फिर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बताइए। कहाँ दिखाया जाएगा? ये इनवर्ड है, अगेन इसे याद रखिए। तो ये यहाँ पर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में किया जाएगा, क्योंकि इनवर्ड का मतलब होता है आपने जो माल मंगाया यानी कि जो रॉ मटेरियल मंगाया उस पर आपने खर्चा किया, तो ये बनाने से पहले का है। तो जो रॉ मटेरियल पे खर्चे किए जाते हैं वो हमारे ट्रेडिंग में दिखाए जाते हैं, और जो माल बनाने के बाद माल कहीं और आपको गोडाउन में भेजना है या फिर कहीं आपको कस्टमर के पास भेजना है, वो सारे खर्चे आपके P&L में जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sales of scrap of raw materials appearing in trial balance are shown. Credit side of the P&L account, credit side of manufacturing account, on the credit side of P&L account या फिर none of the above. क्या हो जाएगा आंसर? सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल है, तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि सेल हमारा कहाँ दिखाया जाता है? क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ पर ये बताना है जो हमारा गुडविल अकाउंट है वो हमारा कैसा है? करंट असेट है, फिक्टिशियस असेट है, टेंजिबल असेट है या फिर इनटेंजिबल असेट है? क्या हो जाएगा? गुडविल हमारा कैसा है? इंटेंजिबल असेट। और अगर यहाँ पे रियल, नॉमिनल और पर्सनल पूछा होता तो ये हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। ठीक है, तो गुडविल हमारा इंटेंजिबल असेट है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम। देखिए आरेखण है, यहाँ पर आप आहरण भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी टाइपिंग मुझे नहीं आती है तो ये सॉफ्टवेयर से मैं करती हूँ। तो
आरेखण की जगह आप आहरण लिख लीजिएगा, ठीक है। आहरण से काट लिया जाता है, आहरण कहाँ से डिडक्ट किया जाता है? सेल से, परचेस से, रिटर्न आउटवर्ड से, या फिर कैपिटल से। आपको पता है सेल जो ड्राइंग्स होती हैं और यहाँ पे ओनर और कैपिटल यानी कि बिजनेस दोनों को सेपरेट रखा जाता है। तो उसने ड्राइंग की है तो ये उसके लिए लाइबिलिटी है, यानी कि कैपिटल में से आप डिडक्ट होगी और उसको ये पे करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे इसको डिडक्ट किया जाएगा कैपिटल से। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, इनकम टैक्स पे किया गया है मिस्टर ए के द्वारा ऑफ टू ₹3,000, इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज। कहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होगा? मिस्टर ए ने 3,000 रुपए पे किए हैं। क्रेडिट होगा पी एंड एल अकाउंट में, इग्नोर किया जाएगा, या फिर डिडक्ट होगा कैपिटल से, या फिर ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। देखिए ट्रेडिंग के डेबिट में तो नहीं जा सकते क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं सारे, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा खर्चा तो हुआ है, और क्रेडिट में भी नहीं जा सकते पी एंड एल अकाउंट के क्योंकि ये हमारे लिए कोई इनकम नहीं है। तो ये हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे कैपिटल में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ की जो कैपिटल है 1 जनवरी 2002 को 45,000 है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 5,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,000, ड्राइंग्स उसकी 14,000 की थी, प्रॉफिट उसके पूरे साल का था 15,000। अब आपको 31 दिसंबर को उसकी टोटल कितनी कैपिटल रही वो आपको बतानी है। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन है, बताइए। देखिए हम करते हैं, स्टार्टिंग में उनकी कैपिटल कितनी थी? 45,000। उसके बाद ड्राइंग्स को अभी हम साइड में रखते हैं, ये 5,000 थी ड्राइंग पर इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये हमारा माइनस का है। फिर है इंटरेस्ट, कैपिटल पे कितनी आई? 2,000, अगेन इसमें ये ऐड होगी, ठीक है। फिर क्या है? 14,000 की उसकी ड्राइंग थी, इसको भी अभी हमें साइड में रखना है, ठीक है। फिर है 15,000 उसके प्रॉफिट के थे, तो 15,000 कितने प्रॉफिट के हो गए? ये टोटल उसका कितना हो गया? 60,000, ये हो गया 62,000, ठीक है टोटल उसका। और ये 5,000 की उसकी इंटरेस्ट थी ड्राइंग पर, और टोटल ड्राइंग्स उसने कितनी की थी? 14,000 की। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 19,000। अब 62,000 जो है उसमें 19,000 आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें से 19,000 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 43,000। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसकी टोटल कैपिटल कितनी बची लास्ट में? 43,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, आइज है, ये आई पर्सन का नेम है, ये फर्स्ट आगे जो लिख रहा है, आइज ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2002। उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि 12% बैंक लोन है 40,000 पर, इंटरेस्ट उसने पे किए 3,800, इंटरेस्ट उसकी डेबिटेड हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी जाएगी? तो आपको सिंपल यहाँ पे तो इंटरेस्ट निकालने है आपको, और किसी से कोई मतलब नहीं है। कितना है उसका अमाउंट? देखिए साथ साथ में करते हैं, आप लोग भी करिए। 40,000 है, इंटरेस्ट कितनी है? 12% है, सिंपल है, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 4,800, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उसकी जो इंटरेस्ट निकल कर आएगी 4,800 है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कुछ दे नहीं रखा तो हम पूरे साल की निकालेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट इज। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया प्लांट पर क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर नन ऑफ द अबव।
किस तरह का एक्सपेंडिचर है? देखिए प्लांट पर वो डेली बेसिस पे चार्ज किया जाता है, यानी कि आप मंथली लें, क्वार्टरली लें, यानी कि वो फ्रिक्वेंट नेचर का है, ऐसा नहीं है साल में एक बार हो रहा है। तो यहाँ पर ये रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मशीन की रिपेयरिंग में 1,000 रुपये खर्च किए, ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू? देखिए यहाँ पर बात करें मशीन की रिपेयरिंग में 1,000 दिए, तो ये आपका डेली बेसिस का है। रिपेयरिंग छोटी मोटी होती रहती है, वो उसके मेंटेनेंस खर्चे हैं ये सारे, ठीक है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक हेल्प करेंगे, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं हेल्प करेंगे हमारे खर्चे। इसलिए ये जो छोटा खर्चा है ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली होता है। हर दूसरे दिन, हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ रिपेयर कराना होता है मशीन में, आपके ये खर्चे होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अ बिल गिवन टू अ क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। क्या होगा? देखिए एक बिल दिया गया है क्रेडिटर को, तो उसके लिए क्या कहलाएगा? बिल पेबल। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, बिल्स पेबल, ठीक है, क्रेडिटर को दिया गया है। ऑप्शन ए। और अगर यहाँ पर होता है बिल, क्रेडिटर की जगह डेटर का नाम होता तो उसके लिए बिल रिसीवेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंडिचर है, कैसा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, अमोर्टाइज्ड या फिर नन ऑफ दीज? देखिए डेप्रिसिएशन जो है ना ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है ना ही रिकरिंग नेचर का है, ये हमारा अमोर्टाइज्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, डेप्रिसिएशन एक अमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हमारी परमानेंट असेट्स के एक्वायर में, उसके एक्विजिशन में हुआ, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। परमानेंट असेट को एक्वायर करने में हुआ ये एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा कैपिटल नेचर का है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा और ये बड़ा खर्चा है और ये कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है हम कोई भी परमानेंट असेट डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर परचेस कर रहे हैं। ये सालों साल तक चलती है, ये हर 5 या 10 साल बाद इस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल, गुडविल को एक्वायर करने पर आपने कोई अमाउंट पे किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर नन ऑफ द अबव है? देखो आपने गुडविल के लिए दिया है, और गुडविल का जो अमाउंट है, एक तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक ये हेल्प करेगी गुडविल, ठीक है। दूसरी बात, गुडविल का जो अमाउंट आपने दिया होगा वो आपका बहुत काफी, उसका अमाउंट जो होगा काफी हैवी होगा, ठीक है। तो आप एक बार में शो नहीं कर सकते, अगर आपने एक बार में शो कर दिया तो आपकी बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है या फिर जो अच्छी पोजीशन है वो शो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो धीरे धीरे राइट ऑफ किए जाते हैं, एक बार में शो नहीं किए जाते, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस तरह के एक्सपेंडिचर हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज एन इनकम, एन एक्सपेंस, एन असेट, अ लायबिलिटी? आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, वो भी एडवांस में, सिंपल है, इजीली आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप किसी से एडवांस में लेते हैं तो वो टाइम पीरियड नहीं हो जाता, या जब तक आप उसको सर्विस नहीं दे सकते तब तक आपके लिए वो लाइबिलिटी बना रहता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा जो है वो शो करता है,
बैलेंस को, कौन से, कैश इन हैंड, कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया होगा तो ये आंसर आप इजीली कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सबको पता है जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो हम उसमें लिखते हैं एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर या फिर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है डोनेशन हमने रिसीव की है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, तो क्या होगा, क्रेडिट की जाएगी सेपरेट अकाउंट में और दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में, या फिर ट्रीट की जाएगी रेवेन्यू की तरह, या फिर ट्रीट की जाएगी रेवेन्यू की अनलेस द अमाउंट इज लार्ज, जब तक अमाउंट उसका राशि बड़ी ना हो, या फिर वो नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, यानी उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बताइए। सिंपल है, डोनेशन रिसीव किया स्पेशल पर्पस के लिए तो सेपरेट दिखाई जाएगी और उसको बैलेंस शीट में भी हम शो करेंगे, ठीक है। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग की बात करें तो एक क्लब है, उसकी असेट है 19,000 की, लाइबिलिटी है 5,000 की, ठीक है। और उस 1,800 रुपये उसने डेबिट बैलेंस दिखाया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ओपनिंग कैपिटल उसकी कितनी होगी। देखिए जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर अभी हमें नहीं पता, असेट कितनी बताइए उसने 19,000 की, ठीक है। और लाइबिलिटीज कितनी है 5,000 की, तो आपको पता है ये तो इसमें माइनस होंगी, तो आप इसको माइनस कर दीजिए, जो तो आपके पास कितना निकल कर आ गया, ये 14,000। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 1,800 रुपये उसका क्या है, एक तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस है, तो 1,800 रुपये आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका, वो सॉरी प्लस कर दीजिए, 1,800 रुपये प्लस करेंगे तो 14,000 में आपने 1,800 रुपये प्लस किए तो ये आपका निकल कर आ गया 15,800, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये प्लस इसलिए किए हैं क्योंकि वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको इसमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गन नेवर अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज। एक पब्लिक लाइब्रेरी नॉन प्रॉफिट सीकिंग अकाउंटिंग एंटिटी होती है, या फिर रेवेन्यू आइटम्स जो हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो किए जाते हैं, या फिर डोनेशन जो रिसीव्ड हुई है कंस्ट्रक्शन के लिए एक ऑडिटोरियम की क्लब के द्वारा, वो हमारी क्रेडिट की जाएगी एक सेपरेट बिल्डिंग फंड अकाउंट में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें रॉन्ग लगता है। देखिए ये भी सही है, उसने स्पेशल पर्पस से रिसीव करी है तो सेपरेट दिखाई जाएगी, ये भी सही है। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसके शो किए जाएंगे, ये भी सही है। पब्लिक लाइब्रेरी नॉन ट्रेडिंग सीकिंग अकाउंटिंग एंटिटी है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलत क्या दे रखा है, ये ऑप्शन ए, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कभी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करता। वो चाहे तो कर सकता है लेकिन उसका मेन पर्पस क्या होगा, वहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इफ इनकम इज ₹16,000 एंड डेबिटेड टू कैपिटल फंड इज ₹4,300, एक्सपेंडिचर इज, अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा आपको ये बताना है, 20,400, 20,300, बताइए कितना होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सॉल्व करिए इसको। देखिए सिंपल है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, वो एक्सपेंडिचर निकालना है और आपको इनकम और कैपिटल फंड दे रखा है डेबिटेड साइड का, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो 16,000 रुपए हैं और ये डेबिट बैलेंस है इसका 4,300, ठीक है। अब इन दोनों को आपको क्या करना होगा, ऐड कर दीजिए आप इसको, कितना हो जाएगा, 3, 2,
20,300, यानी कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 20,300। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द रेसिपिएंट एंड पेमेंट्स अकाउंट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ओपनिंग कैश इन हैंड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो क्लोजिंग अमाउंट है वो या तो हमारे हाथ में है या फिर हमारे बैंक में है। क्लोजिंग कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन दी डैश साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। एक्सपेंडिचर कहाँ शो करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के? सिंपल है, डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या शो करते हैं? हम इनकम को शो करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज, कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? रेवेन्यू फंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल फंड, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पे एक्सेस किसका बता रहे हैं? असेट का। किसके ऊपर? लाइबिलिटीज के ऊपर। यानी कि हमारा ये क्या शो कर रहा है? ये हमारा शो कर रहा है कैपिटल फंड को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम बात करते एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज ओवर असेट, वो क्या शो करता? वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो फिर हम उसको कहाँ शो करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमारे कैसे होंगे? पोस्ट करेंगे एज अ एक्सपेंडिचर, डिडक्ट करेंगे टूर्नामेंट फंड से, रिकॉर्ड करेंगे एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर रिकॉर्ड करेंगे एज कैपिटल असेट। बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सपेंस की बात की गई है, तो पर्टिकुलर एक्सपेंस है तो पर्टिकुलर फंड से ही डिडक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे इसको हम डिडक्ट करेंगे टूर्नामेंट फंड से। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो हमने रिसीव की है, क्लब के द्वारा रिसीव की गई है, तो ये क्या होगी? कैपिटल रिसीप्ट होगी, और जो लाइबिलिटी में एज अ लाइबिलिटी दिखाई जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, या फिर इनकम की तरह शो होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या फिर कैपिटल रिसीप्ट है और ये दिखाई जाएगी असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या फिर रेवेन्यू रिसीप्ट है और ये दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में एज एन असेट। बताइए, आप लाइफ मेंबरशिप फी जो एक क्लब ने रिसीव करी है वो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करेगा? सिंपल है। देखिए, किसी भी तरह की आप फीस लेते हैं तो वो आपके लिए क्या है? एक तरह से लाइबिलिटी है। आपको उस जो भी आपने फीस जिस भी पर्पज से ली है उसकी सर्विस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एज अ लाइबिलिटी आप शो करेंगे कहाँ पे? लाइबिलिटी साइड में कैपिटल हेड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एंट्रेंस फी है जो कि हमने रिसीव्ड की है टू बी कैपिटलाइज ₹500, कैपिटल फंड है हमारा 40,000, 100, 100। व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? बताइए, इसमें से फिर कौन सा अमाउंट है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करेंगे? 500 करेंगे, 40, 600, 40, 100, या फिर नन ऑफ दीज।
देखिए यहाँ पर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो कोई भी अमाउंट हम इसमें से शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो 500 रुपये यहाँ पे कैपिटलाइज्ड है, और जो हमारा कैपिटल फंड है ये सब बैलेंस शीट में जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ भी शो नहीं किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 11,16,000 का है, सेल जो है हमारी वो 12,40,000 की है, तो वहां पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। बताइए ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या होगा? आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, सिंपल है। सेल्स आपकी यहाँ पर कितनी दे रखा है? 12,40,000। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दे रखा है? 11,60,000। सॉरी 16,000, 11,16,000। तो आप इसको इससे माइनस कर दीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा 1,24,000। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है जब आपका ओपनिंग स्टॉक 1,200 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक 750 रुपये, सेल्स आपकी 30,000 की, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 22,750 रुपये है। तो उस कंडीशन में आपको अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। अभी तक तो सेल और पहले वाले क्वेश्चन में सेल और ग्रॉस प्रॉफिट दिया था, अब यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो अब आप निकालिए कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है ना, तो अभी भी आप बहुत इजी निकाल सकते हैं इसको। देखें, देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दे रखा है। तो ये मैं आपको बता दूं, ओपनिंग स्टॉक जो और जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इसका यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ओपनिंग स्टॉक कट गया, क्लोजिंग स्टॉक कट गया, बचा क्या क्या यहाँ पे? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब आप इसको माइनस कर दीजिए। सेल आपके पास कितनी है? 30,000 रुपए की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 22,750 रुपए। आंसर आपका कितना निकल कर आ जाएगा? 7,250 रुपए। कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो आपको क्लोजिंग स्टॉक और जो ओपनिंग स्टॉक है कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। अब आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है जब आपका ओपनिंग स्टॉक 4,500, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 54,500, और परचेज आपकी 60,000 की दे रखी है। निकालिए आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आपको फॉर्मूला पता है, उससे भी आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, उससे फिर आप सॉल्व करना। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप निकालिए। यहाँ पर आपको क्या है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक को बाहर ले आइए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अंदर ले जाइए। देखिए क्लोजिंग स्टॉक को बाहर निकालेंगे और ओपनिंग स्टॉक को अंदर ले जाएंगे, तो हमारा क्या है? हमारी परचेज कितनी है? 4,500। ठीक है, प्लस क्या करेंगे हम? परचेज कितनी हो गई हमारी? 60,000। और हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंदर ले आए, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा? 54,500।
अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 54,500 में से पहले आप 60,000 में से इसको माइनस कर दीजिए, फिर 4,500 आप ऐड कर दीजिए, टोटल आपका निकल कर आ जाएगा 10,000। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं आएगा तो हम दोबारा से कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज रुपीज 10,000, क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 8,000 एंड सेल्स आर रुपीज 1,10,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रुपीज 80,000। अगेन यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, उसको आप अंदर रख लीजिए और आपको निकालना क्या है, यहाँ पर परचेज निकालनी है, परचेज को आप बाहर ले आइए। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक में से पहले तो आप यहाँ पर सेल जो है वो माइनस कर दीजिए। तो 10,000 में से 8,000 आप माइनस कर देंगे, बचा आपके पास 2,000। अब आपके पास क्या बचा यहाँ पर, 80,000 क्लोजिंग स्टॉक 10,000। एक मिनट, सेल आपकी यहाँ पर दे रखी है, ओके। ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, सेल आपकी यहाँ पर 8,000 की दे रखी है। ठीक है, तो ठीक है, हमने माइनस कर दिया, 2,000 आपके निकल आए। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इन्होंने 80,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है। तो इसको इस तरह से लिखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू 2,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको परचेज निकालनी है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उसमें से आप ये जो माइनस है होगा 2,000 रुपये, इसको माइनस कर दिए, क्योंकि आप अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 80,000 में से जब आप 2,000 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 78,000। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परचेज का जो अमाउंट है वो आपका 78,000 है। नहीं तो आप इसको क्रॉस चेक करके भी निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर सीधे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी निकल कर आए वो निकालना है। जब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है 7,900, सेल वर्थ दे रखी है 11,000 और परचेज आपको दे रखी है 3,000 रुपए की, तो आप निकालिए कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या फिर ग्रॉस लॉस निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट का भी मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर दीजिए। सेल्स आपकी कितनी है, 11,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 7,900 का। सिंपल है, 11,000 में से जब 7,900 माइनस करेंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 3,100। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया आपका। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे परचेज अमाउंट निकालना है। ओपनिंग स्टॉक आपका 3,500 का है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 1,500 का है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 22,000 की है। अगेन वही फॉर्मूला लगा दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज नहीं दे रखी है, परचेज को बाहर ले आइए। ओपनिंग स्टॉक में से पहले क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 2,000, और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसमें से माइनस कर दीजिए 2,000 को, कितना आ गया 20,000। परचेज आपकी कितनी निकलाई, 20,000 की। सिंपल है, ऑप्शन ए राइट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप खुद से एक बार करने की कोशिश करिए, नहीं आएगा हम फिर से इन क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मुलेज एक जगह लिखिए सबके, तब आप इसको करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले नहीं होंगे याद तब तक आप नहीं करेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का याद कर लीजिए, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मेन क्या होता है, जो भी आपको फॉर्मूले दिए एक दो फॉर्मूले आपने याद किए उसी से जो भी आपका नहीं दिया हुआ है उसको बाहर रखिए, बाकी सब अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो उससे आपका आंसर निकल आएगा। अब आपको यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन बतानी है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 0, या फिर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 0 होगी। बताइए, ऑप्शंस आप खुद पढ़िए और बताइए आपको इसमें से कौन सा लगता है जो इक्वेशन आपको बिल्कुल सही लगता है।
कौन सा वाला हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए परचेस में हम ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, आपको पता है, और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, और फिर इन दोनों को आपस में अगेन हम माइनस करेंगे, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक वाली बैलेंस होगी उसको क्लोजिंग स्टॉक वाले बैलेंस से हम माइनस करेंगे, तो आपका यहाँ पे जीरो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बैलेंस शीट जो है वो क्या शो करती है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप सबको पता है, फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है हमारे बिजनेस की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्या हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें हमारी क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, दोनों को। नेक्स्ट है द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड इंडिकेट, एक्सेस है हमारा क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो क्या इंडिकेट करेगा? प्रॉफिट, और डेबिट साइड लॉस को करता है। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस इज शोन, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या शो करता है, शोन बाय है। ठीक है, किसके द्वारा शो किया जाता है? ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपको बताना है नेट प्रॉफिट एंड लॉस किसके द्वारा शो किया जाता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट था, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है। अब देखिए ऑल द अकाउंट्स पर्टेनिंग टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आपका, आप इससे भी बता सकते हैं कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर किस नेचर का अकाउंट होता है, तब भी आप बता सकते हैं कि कौन सा अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल, क्योंकि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आपको पता है हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स शो कर रहा है ये, और नॉमिनल में भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विच प्रिंसिपल हैज टू बी अप्लाइड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, बताइए कौन सा प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे जब आप बिजनेस के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे अकाउंटिंग पीरियड के। डुअल एस्पेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई करने की बात की जा रही है, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जब आपको पता होगा कि आपके टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस आपके कितने हुए हैं, और उनमें जो डिफरेंस होगा वही आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताएगा। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यही आपको बता सकता है कि आपका प्रॉफिट हुआ है या आपका लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए those business expenses which affect directly the profits for the accounting period are called revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure, या फिर none of the above। हमारे प्रॉफिट को कौन से अफेक्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बात की जा रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट प्रॉफिट को इफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन इन, अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, जैसे कि आपके हो गए सैलरी, या आपके डेली के टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे आपके डे टू डे बेसिस पर होते हैं और रेवेन्यू नेचर के हैं, तो ये आपके कहाँ दिखाए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहीं हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, ट्रेडिंग में हमारी क्या दिखाया जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में तो हमारे रियल और पर्सनल अकाउंट शो किए जाते हैं।
इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो दिखाया जाता है कहाँ? जर्नल लेजर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। अब ये भी मैंने आपको बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो हाई होते हैं, ठीक है, और जो बहुत कम टाइम में होते हैं और उनका प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता है। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर आपके बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑल्सो कॉल्ड। कैपिटल एक्सपेंडिचर को और क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर या फिर बैलेंस शीट। आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख लीजिएगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बैलेंस शीट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब इनकर होते हैं? जब हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं या फिर लॉस को प्रिवेंट करते हैं या फिर जो एंटरप्राइज है उसकी रेपुटेशन को मेंटेन करके रखते हैं, या फिर यहाँ पर ऑप्शन है फोर्थ हमारा, फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द बिजनेस। बताइए। देखिए, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे किए जाते हैं। ये सिर्फ कुछ टाइम तक के लिए हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देते हैं, ठीक है। देखिए, अभी मैंने आपको कैपिटल के बारे में बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपसे यहाँ पे पूछ लिया। बताइए, अनफॉर्सिन लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी के लिए। तो ये तो ऑप्शन कट गया, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी तो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए होती है। फिर गुडविल को मेंटेन करने के लिए, या फिर नन ऑफ दी अबव। क्या होगा आंसर? बताइए। देखिए, यहाँ भी यही सारे ऑप्शंस थे, तब आपने क्या बताया था, और यहाँ बताइए। ऑप्शन होमवर्क में देंगे और क्वेश्चन आपको। ओके, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। फॉर एन इंजीनियरिंग कंसर्न द एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज डेस एक्सपेंडिचर इफ द प्लांट इज मेंट फॉर रीसेल। बताइए। देखिए, प्लांट एंड मशीनरी पे आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया है और वो आपको रीसेल के लिए रखना है, तो ये छोटे मोटे, यानी आपने रिपेयर कराई है उसको, ठीक है, तो ये छोटा खर्चा हो गया, रेवेन्यू आपका कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है, आपने डिवेंचर इश्यू किए हैं, उस पर आपके खर्चे हुए हैं, वो क्या है? कैपिटल, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर नन ऑफ दी अबव। सिंपल है, डिवेंचर आपका किस नेचर का है? कैपिटल नेचर का है, और उस पर जो खर्चे हो रहे हैं वो क्या होंगे? वो भी कैपिटल नेचर के होंगे, इसलिए यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने जर्नल रिपेयर की है एक बिल्डिंग की, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर नन ऑफ दी अबव। किस तरह का एक्सपेंडिचर ये आपको लगता है? जर्नल रिपेयर है, यानी कि आपने उस पर पेंट करवाया है, ठीक है, या फिर आपने ऐसे छोटे मोटे खर्चे करे हैं, तो ये इस तरह के एक्सपेंडिचर आपके किस तरह कंसिडर किए जाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेज ऑन मशीन परचेज्ड इज अ। मशीन परचेज पर आपने कैरेज दिया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखिए, जब भी हम कोई मशीन खरीद के लाते हैं तो आप क्या कहते हो कि ये मशीन टोटल हमें इतने की पड़ी, उसमें आप सारा खर्चा लगा लेते हो, इंश्योरेंस का, लाने का, किराए का, या फिर आपने
उसको घर तक लाने में जो भी खर्चे करे हैं वो सारे आप उसकी कॉस्ट में लगा के बताते हो कि टोटल ये मशीन हमें इतने में पड़ी। तो इस तरह के खर्चे हमारे किस में कंसिडर किए जाते हैं? ये सब हमारे कंसिडर किए जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a revenue expenditure is incurred during the year but paid as advance for the coming year, such expenditure is called? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका इनकर हुआ है लेकिन वो एडवांस पे कर दिया है कमिंग इन ईयर्स के लिए, तो क्या होगा इस तरह का एक्सपेंडिचर? डेफर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, इसलिए ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आइए, कन्वर्जन इनटू कैश ऑफ एनी असेट एक्सेप्ट स्टॉक इज। आपने कन्वर्जन किया है कैश का किसी असेट में, लेकिन उसमें आपको आपने स्टॉक को छोड़ दिया है, तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट है, कैपिटल रिसीप्ट है, रिकरिंग रिसीप्ट है, या फिर नन ऑफ दीज है? क्या हो जाएगा ये? कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर है, सारा असेट में किया है, असेट आपके लिए क्या हो गई? कैपिटल हो गई। नेक्स्ट है, अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब कोई भी अमाउंट आपने रिसीव किया है सेल ऑफ गुड्स से, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंड रिसीप्ट, ठीक है, ये आपका एक रेवेन्यू रिसीप्ट है, क्योंकि माल तो आप डेली बेसिस पे बेचते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने महीने में या साल में एक बार बेच रहे हो। हाँ, इसकी जगह अगर वो होती है आपकी असेट, कि आपने असेट को सेल करके पैसे कमाए, तो वो आपका कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉस हुआ है आपका शेयर और डिवेंचर को इश्यू करने में, बताइए किस तरह का लॉस है? शेयर और डिवेंचर्स क्या हैं आपके? कैपिटल, ओके, और इस पे जो भी खर्चा होगा वो क्या होगा? कैपिटल लॉस, सिंपल है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, जो रेवेन्यू लॉस है हमारा, वो यूजुअली उसको ट्रीट किया जाता है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताइए क्या होगा आंसर? बी राइट आंसर हो जाएगा, करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ओपनिंग स्टॉक इज एडेड टू डी। अब ओपनिंग स्टॉक ऐड किया जाता है सेल्स, फ्रेट, सेल्स रिटर्न, या फिर परचेज में। आप डेली क्लासेस ले रहे हैं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन, में आपको इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो आपको करा चुकी हूँ, तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं। क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को हम परचेज में ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की बात की जाए तो वो सेल्स में ऐड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोजिंग स्टॉक इज एडेड टू शिट। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसका आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो अब तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आपको बोनस पॉइंट मिल गया, ठीक है, वो मैंने ही रिवील कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बिजनेसमैन परचेज गुड्स फॉर रुपीज 2000 बट एट प्रेजेंट इट्स मार्केट वैल्यू इज रुपीज 2500, इट विल बी वैल्यूड एट। अब ये किस पे वैल्यूड होगा? बताइए आप इसको किस वैल्यू पे ट्रीट करेंगे या शो करेंगे इसको?
देखिए मार्केट में कितनी भी वैल्यू, आपने कोई भी माल परचेस किया है तो जिसमें आपने परचेस किया आपको उसी वैल्यू पर उसको शो करना पड़ेगा, फिर वो ज्यादा में परचेस किया हो या कम में परचेस किया हो, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेजेस आपकी दिखाई जाती है किस साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहाँ दिखाओगे वेजेस? डेबिट साइड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है और जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेबिट साइड होते हैं और जितने भी इनकम होती हैं वो हमारी क्रेडिट साइड जाती हैं। ठीक है, इफ द एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड एज वेजेस एंड सैलरी इट विल गो टू, यानी कि अगर हमारे एक्सपेंसेस वेजेस और सैलरी की तरह रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो ये कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज? देखिए क्या हो जाएगा, देखिए पहले वेजेस दे रखा है और आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर स्टार्टिंग में वेजेस दे रखा हो बाद में सैलरी, तो आपको उसका ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह करना है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, और पहले सैलरी बाद में वेजेस दे रखा है तो ये होगा नॉन ऑपरेटिंग की तरह और आपको पी एंड एल में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले वेजेस है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पर रिवर्स कर दिया, एक्सपेंस अब कैसे दिया है? सैलरी एंड वेजेस की तरह, तो ये कहाँ दिखाया जाएगा? अभी अभी हमने डिस्कस किया, अगर पहले सैलरी दिया हुआ है तो ये दिखाया जाएगा पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स, लॉसेस या फिर प्रॉफिट्स? क्या हो जाएगा आंसर इसका? डेबिट साइड में हम दिखाते हैं सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, क्रेडिट साइड की बात करें तो हम सारे इनकम्स दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट एट अ गिवन डेट शोइंग ऑन वन साइड द ट्रेडर्स प्रॉपर्टी एंड ऑन द अदर हैंड पोजेशंस एंड द लाइबिलिटीज, दिस डेफिनेशन गिवन बाय, यानी कि जो डेफिनेशन दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हैं जब आपको याद होंगे, ये क्वेश्चंस तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई समझ में आने वाली बात नहीं है, तो डायरेक्ट हम आंसर कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है हमारा ए पाल्मर ने ये डेफिनेशन दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, a balance sheet is an itemized list of the asset, liabilities and proprietorship of a business of an individual at a certain date. This definition is given by, अब ये वाली डेफिनेशन भी आपको बतानी है किसने दी है, याद होगा तभी आप कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है फ्रीमैन ने। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुछ स्टैटिक चीजें होती हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज? बताइए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो वो जाएंगे हमारे पी एंड एल अकाउंट में। सिंपल था ये। नेक्स्ट देखिए, bad debts is shown on the debit side of the balance sheet, trading account, profit and loss account या फिर none of the above? बैड डेट कहाँ दिखाए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कैसे हैं, डायरेक्ट नहीं है, नॉन डायरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ डिस्काउंट अलाउड अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इट विल बी शोन एट द डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए, अगर डिस्काउंट अलाउड जो किया था आपने वो आपका ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है तो आप किस के डेबिट साइड में दिखाएंगे? ये दिखाया जाएगा हमारा पी एंड एल के डेबिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है,
अब आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट है वो किस तरह का अकाउंट है, पर्सनल, नॉमिनल, रियल या नॉन, नन ऑफ दीज। मैंने टाइप ऑफ अकाउंट की आपके साथ शॉर्ट डिस्कस की थी, तो वो अगर आपने देखी है तो आप इजीली बता सकते हैं। उसमें मैंने स्पेशली यही एग्जांपल लिया था आउटस्टैंडिंग वेजेस का। क्या हो जाएगा, ए। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, और कौन सा वाला पर्सनल अकाउंट है ये बताइए, ये हमारा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, हमारा दिखाया जाता है बैलेंस शीट के किस साइड में, असेट, लायबिलिटी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, आप ये सोच के चलिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको पेमेंट करना है, रह गई है, तो आपके लिए लायबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में किस साइड दिखाई जाएगी, लायबिलिटी साइड में, सिंपल है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a company has to prepare its balance sheet according to format as prescribed in part 1 of the schedule dash टू दी कंपनीज एक्ट 1956। बताइए, एक कंपनी जो है अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट की में, जो कि पार्ट 1 के किस शेड्यूल में प्रिस्क्राइब किया गया है। क्या हो जाएगा आंसर, शेड्यूल 6 के पार्ट 1 में ये डिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सेक्शन 210, सेक्शन 199, सेक्शन 411 एंड सेक्शन 211। बताइए, किस सेक्शन में बताया गया है ये। देखिए यहाँ पर हम बात करें बैलेंस शीट की कि ये हमें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कंपनी के अकॉर्डिंग, तो ये हमारी डेफिनेशन या फिर हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारा सेक्शन 211 में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इफ देयर इज एनी डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज शोन एज। अगर हमारा कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो कहाँ दिखाया जाएगा, रिजर्व में से डिडक्ट करेंगे, या फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, या फिर रिजर्व में ऐड कर दिया जाएगा, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए, देखिए यहाँ पे ना पीएनडल के डेबिट शेष की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो ये डेबिट की बात करेंगे तो ये आपको रिजर्व में से डिडक्ट करके दिखाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस की बात करते तो ये आपका एडिशन हो जाता है रिजर्व के अंदर, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डिडक्शन फ्रॉम द रिजर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाउंट दे रखा है आपको रिजर्व एंड सरप्लस का, वो निकालना है आपको, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट। आपके जर्नल रिजर्व्स दे रखे हैं 4,42,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 2,58,000 का, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है आपका 22,000 का, और शेयर प्रीमियम अकाउंट है आपका 2 लाख का। अब आपको यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस का अपना अमाउंट निकालना है, कैलकुलेट करिए। दादा डेबिट बैलेंस को डिडक्ट करते हैं तो 4,42,000 में से आप ये वाली वैल्यू 2,58,000 को डिडक्ट कर दीजिए। कितना होगा, 12 में से यहाँ पर 8 गए, कितना बचा आपका 4, यहाँ 3 है, 13 में से 5 गए, यहाँ बचा आपका 8, यहाँ 3 है जी, 2 बचा, तो 1,84,000 हो गया, ठीक है।
ये आपका कितना हो गया, 1,84,000। अब यहाँ पर शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट दे रखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये स्पेशल अकाउंट है और ये शेयर में ही काम आएगा। और यहाँ पे शेयर प्रीमियम दे रखा है 2 लाख का, तो 2 लाख को 1,84,000 में आप ऐड कर दीजिए, आपका टोटल कितना रिजर्व एंड सरप्लस निकल कर आ जाएगा, 3,84,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, जो कि आपका 3,84,000। ठीक है, होप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। डिस्काउंट अलाउड है आपका इश्यू ऑफ शेयर पर और डिवेंचर पर, ये आपका कहाँ पर दिखाया जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, शेयर कैपिटल, मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर या फिर नन ऑफ द अबव। इजिली आप बता सकते हैं, देखिए इसमें कहीं भी रिजर्व एंड सरप्लस की बात नहीं कर रहे, ना ही शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। ये आपका एक तरह से खर्चा है क्योंकि आपने डिस्काउंट अलाउड किया है, तो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, तो आपका ये जाएगा मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सेक्शन है जो कि आपको प्रोविजन किस सेक्शन विच सेक्शन मेक्स प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है सेक्शन जो कि आपके फाइनेंशियल ईयर को एक्सटेंड करने के लिए काम आता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के। सेक्शन 216, सेक्शन 220, सेक्शन 210 या सेक्शन 213। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे सेक्शन 213 में ये हमें बताया गया है कि हम किस तरह से अपनी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के जो फाइनेंशियल ईयर है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 218 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, प्रोविजन फॉर पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर इश्यू सर्कुलेशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ। ठीक है, तो आपको बताना है ये इसका इन सब का जो प्रावधान है वो कहाँ है, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए है, पीएनडल के लिए है, बैलेंस शीट ऑफ पीएनडल दोनों के लिए है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। सी देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में से कोई भी हो सकता है जिसके लिए ये हमारा सेक्शन बनाया गया है कि अगर इसमें हम प्रॉपर इश्यू कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं या पब्लिक कर रहे हैं तो इसके लिए पेनल्टी बताई गई है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉपीज ऑफ द बैलेंस शीट एंड P&L account shall be filed with the registrar within 30 days after the statutory meeting, interim meeting, annual journal meeting या फिर all of the above। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। आपको P&L और बैलेंस शीट की कॉपी जो है रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होगी विद इन 30 डेज। किसके, कौन सी मीटिंग के। देखिए ये सब कॉपियां तो आपकी हर साल होंगी। ठीक है, P&L बैलेंस शीट हर साल बनाई जाएगी, जबकि आपको पता है स्टैट्यूटरी मीटिंग सिर्फ एक बार होती है पूरी लाइफ में। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग हट गई और इंटरिम मीटिंग मिड में होती है, तो भी आप यहाँ पर सबमिट नहीं कर सकते अपनी P&L और बैलेंस शीट क्योंकि ये तो एंड ऑफ द ईयर बनती है। अपने आप आ गया एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि लास्ट में बनती है, तो एनुअल जनरल मीटिंग के विद इन 30 डेज के अंदर आपको ये अपनी बैलेंस शीट और P&L की कॉपीज अपने रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होंगी। ठीक है, अब आपको बताना है विच सेक्शन डील्स विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सेक्शन 218, सेक्शन 210, सेक्शन 230 या फिर सेक्शन 211। क्या हो जाएगा आंसर, सेक्शन 210। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि सेक्शन 210 के आपको डील करना बताता है कि किस तरह से प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन होगा फाइनल अकाउंट्स का, अगर आप जॉइंट स्टॉक की बात करें तो। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अब आपको यहाँ पे गैप की फुल फॉर्म बतानी है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गोइंग अलाइंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स या फिर नन ऑफ दी अबव। क्या होता है इसका मतलब गैप का।
देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल जो कि हर कोई उसको अडॉप्ट कर पाए, इजी हो सबके लिए। क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स जो आपने देखे हैं वो इस तरह के थे जो आपके इंटरनेशनल थे, जो कि हर कोई उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था, सबके काम करने का तरीका अलग था। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए जो कि इजीली अडॉप्ट किए जा सकें और सबका सेम रहे, इसीलिए गैप को लाया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।